खबरों की शुरुआत करते हैं कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से। कोरोना वैक्सीनेशन को मिलेगी नई रफ्तार। 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन आई है। इसी हफ्ते शुरू होगा वैक्सीनेशन का अमल। आपको बता दें कि वैक्सीनेशन का अमल अब इस हफ्ते से शुरू होगा। कोरोना वैक्सीनेशन को मिलेगी एक नई रफ्तार। 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी और इसी हफ्ते इस वैक्सीनेशन की अमल को शुरू किया जाएगा। आपको बता दें कि ये वैक्सीनेशन 12 से 14 साल के बच्चों को वैक्सीन दिया जाएगा और इसी हफ्ते से वैक्सीनेशन का अमल शुरू किया जाएगा। 12 से 14 साल के बच्चों की वैक्सीन आई है। गाजियाबाद के साहिबाबाद में बड़ी तादाद में कश्मीरी पंडित आबाद हैं। 90 की दिहाई में कश्मीर में जो हालात पैदा हुए उसी को लेकर एक फिल्म रिलीज हुई है और कश्मीरी पंडितों ने साहिबाबाद के एक सिनेमा हॉल को बुक करवाया था। जब कश्मीरी पंडित फिल्म देख रहे थे तो उनके आंखों में आंसू आए और जब वो थिएटर के बाहर आए उनके आंखें नम थी। मादरी वतन से दूरी उनके चेहरों से खूब छलक रही थी। उनसे बात की हमारे नुमाइंदे ने, आइए सुनते हैं। हम कश्मीरी पंडित एक वो कम्युनिटी है जो अपने देश में पिछले 32 साल से विस्थापन काट रही है और हमारी सुध आज तक किसी सरकार ने नहीं ली, जिसका कि एक मलाल, जिसका कि एक दुख हमेशा हमारे दिलों में है और रहेगा। हमारा कल्चर, हमारे त्योहार, हमारे अपने घर, वो सब, हमारा बिजनेस, हमारी नौकरियां, सब कुछ चली गई। सबसे बड़ी बात हमारी पहचान, हमारा धर्म, हमारा शिविज्म। इस समय की ये बात है, वास्तविकता है। उस वास्तविकता को विवेक अग्निहोत्री ने बहुत अच्छी तरह से प्रदर्शित किया है। आज स्थिति भिन्न है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। धारा 370 भी हटा दी गई है। अब बहुत मान सम्मान वापस स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन उस समय तत्कालीन कांग्रेस सरकार में जिस प्रकार का विभत्स घटना हुई है वो वास्तव में बहुत शर्मनाक है। जो पिछले 47 से लेकर पिछले 4 साल तक छुपाया था, जो कुछ हो रहा था वहाँ, वो सब छुपाया था। कोई न्यूज बाहर नहीं निकलती थी। जैसे अभी आपने इस फाइल में, ये पिक्चर में देखा, सब छुपाया जा रहा था। जो असलियत थी अंदर, जो मारकाट, जो कश्मीरियों के साथ दुर्व्यवहार हो गया था, वो सब उन्होंने कर दिया है। When I leave Kashmir, I was reading only 8th class. My grandmother, she was every time telling me कि when we will go back to our home, Kashmir, Kashmir, Kashmir. तिमन मारा ओस त्यूता दिमागस मज असर सोमत कि तिमस में वना हमेश कश्मीर कश्मीर कश्मीर। वहाँ पे जो हुआ वही हमें दिखाया उन्होंने कि हमारे सब जो यहाँ के लोग हैं उनको भी ये देखनी चाहिए। ये पिक्चर ये छुपा के रखा था हमारे लिए। हमारे बच्चे पूछते हैं कि आपके साथ ये क्या हुआ था। हमारे बच्चों को पता चला आज कि ये क्या हुआ हमारे साथ। मैं पूरे भारतवर्ष के हिंदुओं से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज ये फिल्म देखिए। ये इसमें भी कम दिखाया गया, लेकिन जितना दिखाया गया देखो, अपनी आंखें खोलो। अगर नहीं खोलोगे तो आज से डाउन द लाइन 20 साल बाद आपका यही नंदी मरेग और यही बारामूला आपका साहिबाबाद बनेगा। महाराष्ट्र में द कश्मीर फाइल्स फिल्म को टैक्स फ्री करने का मुतालबा किया जा रहा है। बीजेपी ने ठाकरे हुकूमत को इंतबा दिया है कि अगर रियासत में फिल्म को टैक्स फ्री नहीं किया गया तो एहतिजाज किया जाएगा। फाइल्स को टैक्स फ्री करने की मांग बीजेपी की तरफ से जोर शोर से उठ रही है। इस वक्त हमारे साथ बात करने राम कदम जी। सर, इस फिल्म को टैक्स फ्री करने की वजह क्या है? क्या वजह आप मांग कर रहे हैं? देखिए, इतिहास के पन्नों से ही सीखा जाता है। वर्तमान पीढ़ी है, आने वाली नस्लें हैं, वो इतिहास के पन्नों से सीखती है। और द कश्मीर फाइल्स में जिस प्रकार से कश्मीर में हिंदू पंडितों के साथ, हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, उन्हें पीड़ित प्रताड़ित करते हुए क्रूरता बर्बरता के साथ उनकी हत्याएं हुई, वो सारे इतिहास को इसमें बताया है और यह एक सच्चाई है। और देश में अन्य प्रांतों की सरकारों ने भी उसे टैक्स फ्री किया है। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को किस बात का इंतजार है?
क्या कांग्रेस को वे डरते हैं? क्या स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे आज होते तो क्या खुल करके इस फिल्म का समर्थन नहीं करते? पर यह बदली हुई शिवसेना है, ये समर्थन छोड़ो, ये टैक्स फ्री करने के लिए भी समय ले रही है। यदि वे इस फिल्म को टैक्स फ्री नहीं करते तो महाराष्ट्र का हिंदू भाई सड़कों पर उतरेगा। द कश्मीर फाइल्स फिल्म पर अनुपम खेर का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। मेरे लिए केवल एक फिल्म नहीं है, मेरे लिए एक जिंदगी कैसे जी है मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे दोस्तों ने 32 साल पहले जब उनको उनके घरों से, उनके वातावरण से, उनकी रोज़ी रोटी से, उनके शहर से, उनके गांव से निकाल दिया था, उसके बाद उनकी त्रासदी को दुनिया ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। इसलिए मेरे लिए ये फिल्म नहीं है, मेरे लिए ये वो घाव है जो ज़िंदगी में इतने सालों से भरा नहीं और शायद भरेगा भी नहीं। मैं उन तमाम 5 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा था जिनको उस दिन निकाला गया था 19 जनवरी 1990 को। तो पुष्करनाथ पंडित, जो कि मेरे पिताजी का नाम था, पुष्करनाथ जी, मैंने ये नाम भी इसलिए रखा था कि हर शॉट से पहले, हर सीन से पहले मेरे जहन में उनका चेहरा आए कि अगर वो इस सिचुएशन में होते तो वो कैसे रिएक्ट करते। तो वो सोच जो थी वो मेरे लिए रियलिस्टिक बनी। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर कांग्रेस के एक ट्वीट के बाद हंगामा बरपा हुआ। कांग्रेस का इल्जाम है कि जिस वक्त पंडितों का माइग्रेशन शुरू हुआ उस वक्त मरकज में बीजेपी की ताईद वाली वीपी सिंह की हुकूमत थी। पूछिए तो पहली बात तो ये कि ये सारा जो घटनाक्रम हुआ, दुखदाई घटनाक्रम, इसकी नींव कांग्रेस पार्टी ने रखी और उस जमाने से रखी जब सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और शेख अब्दुल्ला के बीच की आपस की दोस्ती एक आधार बन गई कि कश्मीर के प्रति, जम्मू कश्मीर को लेकर के भारतवर्ष की क्या है, भारत सरकार की क्या नीति रही होगी। जैसे इतिहासकार कहते हैं कि इट वाज अ क्यूमुलेटिव आउटकम ऑफ द सीरीज ऑफ कांग्रेस ब्लंडर्स बिगिनिंग फ्रॉम नेहरूवियन ब्लंडर्स। एक माहौल पैदा कर दिया गया। और जहां तक जगमोहन का संबंध है, केंद्र में सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की थी नहीं, तो नियुक्ति कहां से हुई उनकी। और दूसरी बात यह है कि इतिहासकार जानते हैं, हम सब चश्मदीद गवाह रहे, कोई इतनी पुरानी बात नहीं है, 30-32 वर्ष पूर्व रातों रात अपना चूल्हा रसोई छोड़ करके कश्मीरी पंडितों को भागना पड़ा। श्रृंखलाबद्ध तरीके के साथ हत्याएं की गई प्रमुख कश्मीरी पंडित नागरिकों की, चाहे टीकालाल टपलू थे, चाहे आपके दूरदर्शन के डायरेक्टर थे, ताकि एक खौफ का माहौल पैदा कर दिया जाए। एक हत्या और 1000 लोग भागे, इश्तहार लगा दिए गए। और जहां तक संबंध है भारतीय जनता पार्टी का या संबंध है इसके विचार परिवार का, संगठन परिवार का, ये भारतीय जनता पार्टी थी जिसने उस समय शेल्टर होम स्थापित किए, ट्रांजिट कैंप स्थापित किए। हम सब उस समय युवा कार्यकर्ता के तौर पे उसका हिस्सा रहे, स्वयं देखा। महाराष्ट्र असेंबली के बजट इजलास में समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली अबू आसिम आजमी ने खस्ता हाल पावरलूम सन्नत का मामला उठाया। अबू आसिम आजमी ने पावरलूम सन्नत के लिए बिजली की शरह में कमी करने और बुनकरों के बकिया जात को माफ करने का मुतालबा किया। इस मौके पर अबू आसिम आजमी ने महाविकास अघाड़ी हुकूमत की पॉलिसियों को बुनकर मुखालिफ करार दिया। काम व्यापार करना नहीं है, सरकार का काम प्रॉफिट एंड लॉस देखना नहीं है। सरकार का काम है कि जनता को किसी तरह से जीने का हक मिलना चाहिए। पावर लूम इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि लाखों लोग उसमें काम करते हैं और सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के बाद एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट होता है वो पावर लूम से होता है। सिर्फ भिवंडी से तकरीबन 20-25 हज़ार करोड़ वो बनता है, कपड़ा बनता है, जिस पे बहुत बड़ी एक्साइज मिलती है सरकार को बहुत कई हज़ारों करोड़ का फ़ायदा होता है। लेकिन सरकार बिजली के लिए जो नाइंसाफ़ी कर रही है ना, वो गलत है। मुझे याद है कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने, जब सरकार उनकी थी, तो उन्होंने उस वक्त एक पावर लूम को चलाने के लिए 60 रुपीज़, ओनली 60 रुपया 24 घंटे के लिए किया था और अभी तक चल रहा था। अभी ये सरकार जो बीजेपी की है उसने उसको स्टे किया हुआ है, लेकिन फिर भी बिजली का वहाँ पे बहुत कम अभी वो है, रेट है। यहाँ इसका कुछ ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है, बर्बादी का कगार पे है। वो लोग जो भिवंडी में बड़े बड़े पावर लूम चलाते थे, वो बेचारे आज ज़कात खैरात मांगने पे खड़े हो गए हैं। ये हालत है। सरकार को इस सीरियस इशू पर ध्यान देना ज़रूरी है, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा।
कानपुर के समाजवादी रुकन असेंबली समेत 500 नामालूम अफराद पर मुकदमा दर्ज हुआ है। जीत के बाद सोलंकी के हामियों ने विजय जुलूस निकाला था, जिसको लेकर ये मुकदमा दर्ज हुआ है। मुकदमा जुलूस के वीडियो की बुनियाद पर दर्ज हुआ है। समाजवादी पार्टी के लीडरान का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने वोटों की गिनती के दिन देर रात विजय जुलूस पर रोक हटा ली थी, बावजूद इसके कि मुकदमा दर्ज किया गया है। 10 मार्च को विधानसभा चुनाव की मतगणना के बाद एक जीते हुए प्रत्याशी के द्वारा बड़ी संख्या में लोगों और वाहनों के साथ एक जुलूस निकाला गया था, जिसके बाद इसमें थाना चमनगंज पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है। इसमें आगे की वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। मेरठ की सरधना सीट से जीत की हैट्रिक की उम्मीद कर रहे बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर संगीत सोम के इलेक्शन हारने के बाद भी तेवर बरकरार है। 10 मार्च को इन नताइज के ऐलान के बाद से मीडिया से फासला बना रहे संगीत सोम कल अपने असेंबली हलके के खेड़ा गांव में 36 बरादरी के लोगों की पंचायत से खिताब करते हुए अपने पुराने अंदाज में नजर आए। संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी के मकामी एमएलए अतुल प्रधान और उनके हामियों को निशाना बनाते हुए धमकाने की भी कोशिश की। मैं गलतफहमी उन गुंडों की निकाल देना चाहता हूं। अभी इंतजार करो, 4-6 दिन में सरकार की शपथ तो हो जाने दो। सरकार की शपथ हो जाने दो। बाबा का बुलडोजर, संगीत का डंडा दोनों बराबर खड़े। नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, चिंता मत करो। लेकिन फिर कहता हूं, मेरी ताकत यही है कि मेरी 36 बिरादरी मेरे साथ मुट्ठीबंद करते हैं। इन्हें मत खोने दो मेरे साथ। अगर ये मेरे से छूट गए लोग, तो ध्यान रखना, कमजोर हो जाऊंगा, कमजोर। राजधानी भोपाल में कल हुई मुश्तबा दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश में अलर्ट जारी कर दिया गया है। एमपी एटीएस के जरिए राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाने इलाके से हुई मुश्तबा गर्दों की गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश हुकूमत ने जहां पूरे मामले को लेकर एसआईटी की तश्कील करने का फैसला किया, वहीं मुश्तबा गर्दों के पास से मिले दस्तावेज और धमाका खेज मवाद को लेकर सभी पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वजीर दाखिला डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि 4 दहशतगर्दों में से 3 ने अपना ताल्लुक बांग्लादेश से होने की बात तस्लीम कर ली है। 4 संदिग्ध लोग भोपाल में पकड़े गए हैं। अजहर अली उर्फ महमूद, पिता अशरफ इस्लाम, उम्र 32 वर्ष। मोहम्मद अकील उर्फ अहमद, पिता नूर अहमद शेख, उम्र 24। जहरुद्दीन उर्फ इब्राहिम उर्फ मिलोन पठान उर्फ जौहर अली, पिता शाहिद पठान, उम्र 28। फजहर जोनुल आबदीन उर्फ अकरम अल हसन उर्फ हुसैन, पिता अब्दुल रहमान। ये 4 लोग पकड़े गए हैं। ये जानकारी आपके पास भी आ गई होगी। इनके पास में जिहादी साहित्य मिला है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मिले हैं, संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं, जिनकी गंभीरता से जांच की जा रही है। एनआईए आ रहा है, कोई केंद्रीय एजेंसी आ रही है कि अभी कोई बात हुई है दिल्ली से? अभी हमने ये तय किया है कि इसके लिए हम एसआईटी भी बना रहे हैं, जो एसआईटी गंभीरता से इसकी गहराई में जाएगी और गहराई में जाकर इसके जेएमबी, ये 4 में से 3 ने तो स्वीकार कर लिया है कि वो बांग्लादेश के हैं, और इसलिए इसके पहलुओं में, इसके अंदर तक तह में जाने की आवश्यकता है। वक्त हुआ छोटे से वक्फे का। बने रही न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। इस न्यूज़ हेडलाइंस की रोक दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। जंगज़दा यूक्रेन के मुख्तलिफ शहरों से शहरियों को निकालने की कोशिशें जारी हैं। यूक्रेन के नायब वज़ीर आज़म का कहना है कि कीव समेत दीगर शहरों में फंसे शहरियों को निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही है। इसके लिए आज
10 राहदारियां बनाई गई है। इधर रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का सिलसिला भी जारी है। इसी कड़ी में आज चौथे दौर की बातचीत होगी। इन तमाम सरगर्मियों के दौरान रूस की यूक्रेन पर बमबारी भी जारी है। रूस ने कीव में एयरबेस, एयरपोर्ट और रिहायशी इलाकों पर बमबारी भी की। इधर यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की उम्मीद जाहिर की है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों के वफूद सतह की बातचीत के दौरान यूक्रेनी नुमाइंदे रूसी नुमाइंदों के सामने पुतिन से उनकी मुलाकात का इंतजाम करने में भी जुटी है। उन्होंने इसे मुश्किल करार दिया है। उन्होंने पोलैंड की सरहद से नजदीक मिलिट्री बेस पर किए गए रूसी हमले की मजम्मत की। इधर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि अगर यूक्रेन को नो फ्लाई जोन करार नहीं दिया गया तो जल्द ही नाटो के हुदूद में रॉकेट गिरेंगे। चीन में एक बार फिर कोरोना वायरस ने दस्तक दी है। नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक तकरीबन 3,400 नए केसेस सामने आए। ये केसेस हफ्ते के मुकाबले में दुगने से भी ज्यादा है। इन मामलों की तादाद में इजाफे को देखते हुए चीन के शहर शिंगाई में स्कूल बंद कर दिए गए हैं और शेजन शहर में लॉकडाउन लगाया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन के कई हिस्सों को बंद किया जा रहा है। चीन में तकरीबन 2 साल बाद इतनी बड़ी तादाद में केसेस रिपोर्ट हुए हैं। जायरीन से मनफी कोविड टेस्ट के नताइज पेश करने की जरूरत भी होगी। इससे कबल कुछ शहरों में मुकम्मल लॉकडाउन नाफिज किया जा चुका है। भागलपुर में 2 दिन में 5 अफराद की मुश्तबा हालत में मौत हो गई है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सभी की मौत जहरीली शराब की वजह से हुई है। मरने वाले सबूर, लोधवीपुर और बब्बरगंज के रिहायशी थे, जिनमें से 3 के आखिरी रसूमात अदा कर दी गई है। इसके अलावा छोटू यादव नामी एक शख्स ज़ेर इलाज है। छोटू के अहल खाना के मुताबिक वो अपने रिश्तेदार के यहाँ शराब पार्टी में शामिल हुआ था, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई और इसे इलाज के लिए अस्पताल लाया गया, जबकि थाने सबूर में एक शख्स की मुश्तबा हालत में मौत हो गई। महलूकीन के अहल खाना से पूछताछ के बाद इंतजामिया ने शराब पीने पर मौत का शक जाहिर किया है। थाने का एक ड्राइवर है, वो जहरीली शराब के कारण उनका मृत्यु हो गया है और पुलिस जो है इस मामले को लिपापोती कर रही है। इस मामले पर पुलिस जो है ना अपने आप को बचा रही है। कुछ दिन पहले भी जो है ना सजौर थाने के दरोगा जो है हरिओम प्रकाश सिंह, वो शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त थे, जिस पर जो है उनको सस्पेंड भी किया गया था। पुष्टि करने के लिए जो क्लिनिकल फाइंडिंग होते हैं वो बिल्कुल नहीं थे, 0 थे। उसमें उसके नाक से दुर्गंध या जो शराब का गंध होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं आ रहा था और वो आने के 10 मिनट के अंदर 15 मिनट के अंदर वो डेथ भी कर गया, गैस्पिंग स्टेज में आया था। तो अब है कि किस कारण से मरा, तो ये शायद चूँकि ऐसा लग रहा है कि कुछ टॉक्सिन्स हो सकता है। यही डॉक्टर साहब से भी पूछा गया तो डॉक्टर साहब बताए जो ऐसा कोई लक्षण नहीं था इनका, और लाने के समय में भी और वर्तमान समय में भी। सर चर्चा है कि शराब मामले में सर ये उनके परिजन चाह रहे हैं पोस्टमार्टम कराने, तो उसको हम लोग करवा दे रहे हैं। सस्पेक्टेड लोगों की मौत हुई है पूरे भागलपुर जिले में शराब, अभी तो 2 ही का देख रहे हैं। और सस्पेक्टेड की चर्चा है सर, इसमें कितनी पुष्टि है सर? शराब की पुष्टि अभी नहीं हो। व्यक्तियों की मृत्यु हुई जिसको कि संदेहास्पद कहा जा सकता है, उसका हम लोगों ने सत्यापन कराया। तो कल 2 व्यक्ति की मृत्यु हुई है और आज जो है 1 व्यक्ति की मृत्यु हुई है। तो जैसे ही सूचना मिली तो हम लोगों ने परिवार के जो लोग हैं, जो उनके निकटतम परिजन हैं, उनसे वार्ता करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी को और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को हम लोगों ने उनके घर पे भेजा, जिसका कि वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। तो परिवार वालों का कहना है कि वो बीमार थे, इलाजरत थे और उसी कारण से उनकी मृत्यु हुई है। अभी क्योंकि डेड बॉडी तो है नहीं और जो परिजनों का बयान है फिलहाल हम उसी पे रिलाई करके चल रहे हैं और आगे अगर अनुसंधान में कोई और तथ्य प्रकाश में आएगा उसके हिसाब से देखा जाएगा। सर लगातार 3-4 घंटे जांच चली, सर कुछ तो नतीजा सामने आई होगी ना कि आखिर? अभी सिर्फ जांच भी हो रही है, इसके अलावा एस ड्राइव भी चलाया जा रहा है। होली को लेकर मुख्यालय का निर्देश है, तो सभी थाना को निर्देश दिया गया है। हाल ही में भागलपुर और गोपालगंज में हुए जोरदार धमाकों से मुतालिक एटीएस की तहकीकाती रिपोर्ट बिहार पुलिस हेडक्वार्टर को सौंपी गई है। एटीएस ने इन धमाकों के किसी दहशतगर्द या नक्सली तंजीम से ताल्लुक
के इम्कान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। साथ ही एटीएस ने इस बात से भी इनकार किया कि बारूद की सप्लाई मगरबी बंगाल या किसी रियासत से हुई है। हालांकि एटीएस ने इस पूरे मामले में मुतल्लिका मकामी पुलिस स्टेशनों पर इंतजामिया को लापरवाही का जिम्मेदार ठहराया है। पहले भागलपुर और फिर गोपालगंज में हुए जोरदार धमाके के बाद एटीएस इस पूरे मामले की जांच कर रही थी। एटीएस की समुचित जांच रिपोर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय में पहुंच गई है। एटीएस ने इन धमाकों का ताल्लुक किसी आतंकी या नक्सली संगठन से होने की किसी भी आशंका से पूरी तरीके से इनकार कर दिया है। साथ ही इस बारूद की सप्लाई या इसे पश्चिम बंगाल या किसी अन्य राज्यों से मंगवाने की बात को भी एटीएस ने नकार दिया है। हालांकि स्थानीय स्तर पर इतनी मात्रा में बारूद का संग्रहण करके बिना लाइसेंस से पटाखों का स्थानीय स्तर पर निर्माण करने को लेकर संबंधित स्थानीय थानों और प्रशासन को एटीएस ने दोषी ठहराया है। इस रिपोर्ट में साफ तौर पर यह कहा गया है कि दोनों स्थानों, चाहे वो भागलपुर हो या गोपालगंज हो, इन घटनाओं में काफ़ी समानता है। दोनों मामले में स्थानीय स्तर पर बारूद से संबंधित सामान्य सामग्री का जुटान कर बड़ी संख्या में रखा जाना यह एक बड़ी लापरवाही है। एटीएस ने यह भी बताया है कि सिर्फ सोडियम नाइट्रेट और सल्फर समेत ऐसे ही कुछ अन्य तत्व प्रमुख रूप से जांच के दौरान मिले हैं। इन्हें स्थानीय स्तर पर ही कई बार खरीदा गया था। अब जो एटीएस की जांच रिपोर्ट बिहार पुलिस मुख्यालय में पहुंची है, उसके बाद इसकी गहन समीक्षा की जाएगी और यह जो माना गया है कि यह लापरवाही बरती गई है और लापरवाही के बाद ही इस तरीके से एक्सप्लोसिव जो बारूद था उसको जमा किया गया था। इस पूरे मामले में बिहार पुलिस मुख्यालय जो है वो गहन समीक्षा करेगा और समीक्षा के बाद ही अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकेगा। लेकिन निश्चित तौर पर अब जो तमाम तरह की आशंकाएं थी, तमाम तरह की जो बातें चल रही थी, वो अब कहीं ना कहीं निर्मूल साबित हुई हैं। यानी इन आशंकाओं को एटीएस ने खारिज कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। महाराष्ट्र के जिले शोलापुर में देर रात भयानक सड़क हादसा पेश आया। हादसे में 4 अफराद हलाक जबकि मुतादिद जख्मी हुए। जख्मियों को नजदीकी अस्पताल में दाखिल कराया गया। ट्रक का टायर फट गया, जिसके बाद ड्राइवर उसे कंट्रोल नहीं कर पाया और ट्रक ट्रैक्टर से टकरा गया। ट्रैक्टर में कम से कम 25 अकीदतमंद सवार थे जो पांड्रो रिंग के दर्शन के लिए जा